हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़ रहे थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और उसका जो मुख्य ऑर्गन था उसका नाम था किडनी। तो किडनी में हम लोग अंदर गए थे और देखे उसमें कि किडनी दो हिस्सों में बटा होता है। वो जो बाहरी हिस्सा होता है उसका नाम कॉर्टेक्स है, और अंदर का जो हिस्सा है उसको मेडुला कहते हैं। ये जो आपका कॉर्टेक्स और मेडुला है उसमें हजारों जो है ना वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको नेफ्रॉन कहते हैं। अर्थात नेफ्रॉन जो था या है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है इसका किडनी का। अब यहाँ पर देखो एक और बात यहाँ पर है कि किडनी जो था उससे जो नली निकलती थी उसका जो स्वेलन हिस्सा था शुरुआती रीजन में उसको रीनल पेल्विस बोलते थे। ये रीनल पेल्विस है और ये यूरेटर है। अब उसमें जो ब्लड आने जाने का बात था तो दो ब्लड वेसल्स था। एक से जो है ना वो आपका ब्लड आता था हार्ट से, लेकिन उसमें काफी मात्रा में यूरिया वगैरह या फिर और दूसरे ड्रग्स होते थे। ये सारे के सारे जो है ना वो रीनल आर्टरी के द्वारा किडनी में प्रवेश करते हैं, और रीनल आर्टरी आगे जाके देखिए ब्रांच हो गया है, और उसका जो प्रत्येक ब्रांच है वो आपका बोमेन कैप्सूल के अंदर जाता है और ग्लोमेरुलस बनाता है ना। नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है ना वो है क्या भाई, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ब्लड वेसल्स के एक जगह पर एग्रीगेट होने और ब्रांच होने के कारण बनता है। और वो जगह है कहाँ, बोमेन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन उसके अंदर होता है। यहाँ से फिर ब्लड वेसल बाहर आता है और चारों तरफ जो है ना ट्यूब्यूल्स के, इसका जो आपका नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल्स है उसके चारों तरफ क्या होता है, उलझ जाता है, चारों तरफ लिपटा हुआ जैसा होता है। और फिर अंततः रीनल आर्टरी के ब्रांच में जाकर खुल जाता है। वो रीनल आर्टरी उस ब्लड को वापस वहां से किडनी से लेकर आपके फिर हार्ट तक पहुंचा देता है ताकि हार्ट पूरे बॉडी में इसको भेज सके। तो आपको नेफ्रॉन में दो रचनाएं नजर आ रही होंगी। एक जो है ना वो आपका कप नुमा रचना है अगले हिस्से पे, अगले सीधे पर, जिसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। जबकि पोस्टीरियर रीजन जो है वो आपका ट्यूब्यूल्स है, जिसका काम क्या है और क्या करता है उसको हम बोर्ड पर दिखाना चाहेंगे। लेकिन ये जो आपका यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या नेफ्रॉन है, अंततः देखो कई नेफ्रॉन्स आके एक कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। देखो ये सब नेफ्रॉन का ओपनिंग है और इसको बोल रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है ना कॉमन ट्यूब है जिसमें नेफ्रॉन्स आके खुल जाते हैं, और कलेक्टिंग डक्ट जो है ना वो आकर रीनल पेल्विस में खुल जाता है। रीनल पेल्विस जो है ना वो यूरेटर में खुल जाता है जो यूरिन को लेके अंततः आपके किडनी से बाहर चला जाता है। तो ये एक सामान्य किडनी का स्थिति था। बाहर रीनल कॉर्टेक्स और ये अंदर की तरफ ये रीनल मेडुला था। तो आप देख रहे होंगे बोमेन्स कैप्सूल और ट्यूब्यूल्स जो है ना उसका अधिकांश हिस्सा आपके रीनल कॉर्टेक्स में होता है किडनी के। कुछ एक हिस्सा जो है ना वो आपका कुछ पार्ट रीनल मेडुला में भी होता है। अब हम बोर्ड पे आते हैं और बोर्ड पर आपको थोड़ा सा फिगर से दिखाते हैं कैसे काम होता है और क्या होता है ना। ये तो आपको बोमेन कैप्सूल दिखाए, ठीक है। बोमेन कैप्सूल में क्या है, ब्लड वेसल्स का जाल है, नेट है, और उसमें जो ब्लड आ रहा है ना वो आने वाला जो होगा आपका ब्लड वेसल उसका डायमीटर ज्यादा होगा। ध्यान रखिएगा ये रीनल आर्टरी है और इसका डायमीटर ज्यादा होता है रीनल वेन के तुलना में। ये रीनल आर्टरी है, अभी तो हम फिगर में भी आपको दिखाए, और ये रीनल वेन है, रीनल वेन है। लेकिन रीनल वेन जो होता है ना वो डायरेक्ट यहाँ से पार नहीं होता है, ये आके आगे जो है ना और ज्यादा इसमें लिपट जाता है ऐसे। इस पे रीनल वेन जो होता है ना वो आकर ऐसे इस पे उलझता है ऐसे, इस प्रकार से
चारों तरफ से इसका लिपट जाता है, उसके बाद यहां से निकलता है। अब ये फिगर जो है आपके दिमाग में ये तो आ जानी चाहिए कि इसमें ब्लड वेसल्स जो है वो काफी ज्यादा इसमें इस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ लिपटा हुआ है। कुछ हद तक वैसे ही जैसा कि आप फिल्ट्रेशन में देखे होंगे, कई आपका फिल्ट्रेट आता है जिसमें आप देख सकते हो ऐसे उलझा हुआ है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ जाए आगे, तो देखो इसका नाम है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। आगे के क्लास में आप पढ़ोगे, तो इसका नाम है पीसीटी या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब होता है पहले, आगे का। कन्वोल्यूटेड मतलब घुमावदार, काफी घुमावदार होता है ये, ऐसे रिंग में भी हो सकता है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड घुमावदार, ट्यूब्यूल मतलब पतला ट्यूब, काफी ज्यादा पतला हो। और ये जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं काफी पतला नजर आ रहा होगा आपको हिस्सा, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। हेनले, इसका नाम है लूप ऑफ हेनले। फिर इधर आ जाओ, इधर आओ, फिर घुमावदार आप देख रहे हो, लेकिन ये बाद का है, तो इसका हो जाएगा नाम डिस्टल मतलब बाद का, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना, बाद का, या इसको डीसीटी कह सकते हो। और ये जो लास्ट है, ये जो ट्यूब नजर आ रहा है, इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट या सीडी इसको कहते हैं। इसमें कई जो है ना आपका, जैसे इधर से आ रहा है यूरिन बन के, इधर से यूरिन आ रहा है, इधर से यूरिन आ रहा है, कई नेफ्रॉन जो है ना आके इसमें खुलते हैं, किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। और ये अंततः जाके कहाँ खुल जाएगा, ये रीनल पेल्विस में जाएगा, ये आगे जाकर रीनल पेल्विस में खुल जाएगा। अब काम कैसे हो रहा था, तो इधर से ब्लड ज्यादा आ रहा था, चूंकि डायमीटर जो है ना रीनल आर्टरी का ज्यादा है, तो ब्लड का प्रेशर इधर से ज्यादा है, लेकिन इधर जो निकल रहा है उसमें से ब्लड वेसल्स, उसका डायमीटर कम है। डायमीटर कम है तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा यहाँ पर। हाँ, और प्रेशर जनरेट होने के कारण जो ब्लड में से ब्लड प्लाज्मा है वो इसमें निकलना शुरू हो जाता है, लेकिन ब्लड सेल्स नहीं जाते उसमें, ध्यान रखिएगा। ना तो आरबीसी जाएगा, ना डब्ल्यूबीसी जाएगा, ना ब्लड प्लेटलेट्स जाएंगे। अगर जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब कि किडनी खराब हो गया। अगर किसी के यूरिन में ब्लड आने लगा, इसका मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है, समस्या है। नॉर्मली इसमें केवल ब्लड प्लाज्मा जाता है जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और वो भी क्यों जा रहा है भाई, तो जिससे ब्लड आ रहा है उसका डायमीटर ज्यादा है और यहाँ से निकलने वाला नली का डायमीटर क्या है, कम है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाई प्रेशर जनरेट होगा, और प्रेशर के कारण क्या होगा, ऊज आउट होने लगेगा, निकलने लगेगा, रिसने लगेगा वहां से ब्लड प्लाज्मा, ब्लड में से। और ये रचना जो है ना जिसमें निकल रहा है, ये तो आपको हम बताए ही, इसका लेबलिंग आपको किए ही करना था। ये बोमेन कैप्सूल था ना, बोमेन कैप्सूल किए हैं। इसमें इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस वुलन बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है ब्लड वेसल्स का, किसके अंदर, बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब फिल्ट्रेट इसके अंदर जो है ना, अगर दोनों किडनी के नेफ्रॉन का बात करें तो टोटल 180 लीटर फिल्ट्रेट पर डे 24 आवर में वो आपका निकाल लेता है ब्लड में से। क्योंकि आपका जो ब्लड होता है वो दिन भर में कई गुना या कई बार जो है ना वो आपका छाना जाता है। करीब करीब पूरा दोनों किडनी हम लोगों का है, ठीक से अगर काम करे तो 1000 लीटर से 2000 लीटर तक वो ब्लड रोजाना छानता है, रोजाना उससे ब्लड क्रॉस होते हैं।
लेकिन ब्लड तो हमारा 5.5 लीटर होता है मैक्सिमम। तो इसका मतलब कि ब्लड जो ना बार बार उससे पार होता है, और पार जब होता है तो फिल्ट्रेट के रूप में निकलता जाता है ग्लोमेरुलस के द्वारा बोमेन कैप्सूल में। और इसकी कुल मात्रा अगर हम बोले या निकाला जाए औसतन तो 180 लीटर होता है 24 आवर में फिल्ट्रेट। अब ये फिल्ट्रेट जो है जब आगे बढ़ता है ट्यूब्यूल्स में, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ट्यूब्यूल्स कहलाएंगे। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या लूप ऑफ हेनले, ये सब ट्यूब्यूल कहलाता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, वो जो फिल्ट्रेट आ रहा है ना उसमें से एब्जॉर्ब करेगा। इंपॉर्टेंट जो आपके अवयव हैं, कंपोनेंट्स हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। हाँ, अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, वाटर है, उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपके ट्यूब्यूल्स में आपके ये जो यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हम देख रहे थे या नेफ्रॉन, उसमें सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो पीसीटी होता है। ये बहुत सारा चीजों को एब्जॉर्ब कर लेता है। मैक्सिमम जो सबस्टांस होते हैं वो पीसीटी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो एब्जॉर्ब कर लिए तो 180 लीटर अगर टोटल दिन भर में आया था पूरे सब किडनी के नेफ्रॉन से जो है ना वो आपका बोमेन कैप्सूल में आया था, तो उसमें से कितना मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएगा आपका कहाँ? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। उससे जब आगे बढ़ते हैं तो लूप ऑफ हेनले है, देख रहे होंगे पतला सा है नली नीचे, लूप ऑफ हेनले। ये समानता रीनल मेडुला में पाया जाता है। और बाकी जो रीजन ये सब दिखा रहे हैं ये आपका रीनल कॉर्टेक्स का रीजन है। अब रीनल मेडुला के चारों तरफ जो है ना भाषा ब्लड वेसल्स का जो है ना वो आपका पूरा ब्रांच होता है वो उलझा हुआ। यहाँ भी क्या होता है, जो आपका यूरिन बन रहा था इधर से जो फिल्ट्रेट आ रहा था उसको यहाँ पर कंसंट्रेटेड किया जाता है, उसमें से वाटर को, साल्ट को निकाला जाता है यहाँ पर, कहाँ? लूप ऑफ हेनले पर। तो और ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाता है, फिल्ट्रेट की मात्रा और कम हो जाती है। उसके बाद जो बचा हुआ है उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और सीडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। और अंततः यहां तक आते आते कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट से निकलकर रीनल पेल्विस में आते आते दोनों किडनी मिलाकर 1.5 लीटर यूरिन औसतन 24 घंटा में बाहर आता है। बना कितना भाई? दिए दोनों किडनी में बोमेन कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट 180 लीटर रोजाना। और यहाँ रीनल पेल्विस में जब दोनों किडनी का हम पहुंचेंगे तो जो फिल्ट्रेट है वो यूरिन में कन्वर्ट हो चुका होता है, और यूरिन के रूप में रोजाना कितना निकलता है? 1.5 लीटर। तो आप जोड़ ले सकते हैं कितना सारा पार्ट जो है ना उसका रीएब्जॉर्ब हो गया। 1.5 बोल रहे हैं, इसका मतलब करीब करीब 178.5 लीटर जो है ना वो एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। रीएब्जॉर्ब होने के साथ साथ इसमें एक दो बात और दिमाग में रखिएगा, यहां भी रीएब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है ना? किसका? वो वाटर का और साल्ट का, सोडियम आयन वगैरह का। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन का घटना एक जगह और होगा, कहाँ? कलेक्टिंग डक्ट में भी प्रमुखता होता है, ठीक है? सीडी में भी कुछ एक मात्रा में होता है, और इसके बाद अंततः यूरिन के रूप में वो चला जाता है। लेकिन रीएब्जॉर्प्शन के अलावे इसमें और जो पदार्थ जो नहीं निकल पाए हैं ब्लड से उनको जहां तहां डाल दिया जाता है। भी केवल एब्जॉर्ब ही नहीं किया जाता है फिल्ट्रेट में से, बल्कि और भी जो ड्रग्स वगैरह के जो रिमेन्स है उनको यूरिन में डाल दिया जाता है, और वो अंततः कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन के रूप में बाहर आ जाता है। तो ये आपके किडनी का फंक्शनिंग था। किडनी में नेफ्रॉन का रचना और उसकी का फंक्शन है। अगर आपको किसी को ये किडनी का नेफ्रॉन या जो यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, अब ये नॉर्मल अगर काम कर रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नॉर्मल इसका फंक्शनिंग करवाना है तो क्या क्या करना चाहिए हमको? सबसे पहले कि एक सामान्य व्यक्ति को औसतन जो है ना वो आपका 3.5 से 5 लीटर तक पानी पिया जा सकता है, 4.5-5 लीटर तक पानी पी सकते हैं अपने वर्क के आधार पर, अपने बॉडी के मास के आधार पर। जिसका वजन थोड़ा ज्यादा है
जो ज्यादा जो है ना फिजिकल क्या करता है, काम करता है, तो उसको पानी थोड़ा ज्यादा पीना चाहिए। हाँ, और जो आपके कम वर्क करते हैं वो कम पानी, मतलब 3.5 लीटर तक औसतन कम से कम पीना चाहिए एक व्यक्ति को। कितना घंटा में? 24 आवर्स में। अब हम ये अगर कर रहे हैं तो हमारा किडनी जो है ना वो सुरक्षित रहेगा सामान्य रूप में। प्लस हमें दवाइयों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। आजकल हम लोग जो है ना कई कई तरह के दवाइयों को खाना शुरू कर दिए, जैसे सर दर्द का दवा है, पैर में कहीं दर्द है या मसल्स दर्द है, कहीं भी पेट का दर्द है, उसकी दवाइयों को अगर हम लंबे समय तक लेते हैं, साल तक लेते हैं, कई साल तक या 1 साल 2 साल ऐसा कुछ लेते हैं, तो आपका किडनी का ये जो रीजन्स है ना वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। आपका किडनी नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ने लगता है या खराब होने लगता है, उसका नेफ्रॉन खराब होने लगते हैं। इसी को कहते हैं कि किडनी डैमेज होने लगा। तो सबसे पहले किडनी को बचाने का क्या उपाय है? पानी खूब पीना चाहिए, 3.5 से 5 लीटर तक, 4.5-5 लीटर तक पीना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? दवाओं का उपयोग कम से कम करें। एलोपैथी दवाओं का मतलब वैसे दवाएं जो आपका अंग्रेजी दवाई कहलाता है, उसका उपयोग कम से कम करना चाहिए। और उसमें भी जो दर्द नाशक दवाएं हैं उनका उपयोग तो एकदम नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तब किया जा सकता है। तीसरा बात जो है, ज्यादा जो है ना वो वैसे सब्सटेंस को नहीं खाना चाहिए जिसमें यूरिया ज्यादा बनता हो। जैसे हम लोग जो है ना वो मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं या प्रोटीनस जो है ना सब्सटेंस या भोजन ज्यादा खाते हैं, तो आपका जो है ना यूरिया ज्यादा बनेगा, और यूरिया अगर ज्यादा बनेगा तो उसको निकालना भी ज्यादा पड़ेगा, मतलब किडनी को काम भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो प्रोटीनस जो है सब्सटेंस उसको कम से कम खाना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि पर्याप्त रूप में हम आराम कर सके, ये चौथा बात है। हाँ, सामान्य रूप से आराम कर सके। और पांचवा बात यह है कि किडनी को डैमेज से बचाना चाहिए, चोट से बचाना चाहिए, सॉरी चोट से बचाना चाहिए। अगर ये चोट लग जाए तो भी ये डैमेज हो सकता है। तो ये 4-5 चीजों से किडनी को बचाया जा सकता है। अगर किडनी खराब हो जाए इसके बावजूद कुछ एक घटनाओं के कारण, या कई बार क्या होता है ना कि हमको पता ही नहीं होता है और वो खराब होने लगता है, वो किसी भी रीजन से अगर ये खराब हो जाए, कई बार तो आपका रोग प्रतिरक्षण तंत्र, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, वही इसको डैमेज करने लगता है। तो जब खराब हो जाए तब हमको आर्टिफिशियल किडनी लगाना पड़ता है, मतलब बाहर से किडनी की कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। आप बोलोगे आर्टिफिशियल किडनी मतलब क्या मशीन लगा देते हैं बॉडी के अंदर? नहीं, मशीन बॉडी के अंदर नहीं लगाते हैं। बॉडी के बाहर जो है ना वो ब्लड को निकाल के उस मशीन से गुजारते हैं और उसे कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी। अर्थात आर्टिफिशियल किडनी क्या है भाई? एक प्रकार का मशीन है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बॉडी से ब्लड को निकालते हैं नली के द्वारा और उस मशीन से गुजारते हुए पुनः बॉडी में डाल देते हैं। अर्थात किडनी जैसा वो फंक्शन करता है बॉडी से बाहर। उसमें जो है ना लिक्विड भरा होता है, और वो जो लिक्विड होता है उसका जो आपका फ्लूइड होता है, सॉरी फ्लूइड होता है, फ्लूइड की जो कंस्टिट्यूएंट जो है वो करीब करीब आपके ब्लड प्लाज्मा के जैसे होते हैं। उसमें ब्लड सेल्स नहीं होता है, ब्लड प्लाज्मा के जैसा होता है वो कंस्टिट्यूएंट, लेकिन उसमें ब्लड प्लाज्मा के जैसा यूरिया नहीं होता है। यूरिया है, यूरिक एसिड वगैरह है, वो उसमें नहीं के बराबर होता है, होता ही नहीं है। किसमें? बाहर जो हम आर्टिफिशियल किडनी लिए हैं ना उसमें जो फ्लूइड डाले हैं ना उसमें सब कुछ ब्लड प्लाज्मा का होगा, ग्लूकोज होगा, साल्ट्स होंगे, मिनरल्स होंगे, लेकिन वो जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है वो नहीं होता है। दवाओं का कोई वेस्ट नहीं होता, चूंकि दवा तो हम खाए हैं, उसमें तो है नहीं, तो इसीलिए उसको बनाने में जो है ना काफी खर्च होता है, वो महंगा होता है। और इसी कारण से हम जिसको आर्टिफिशियल किडनी का उपयोग करना पड़ता है उसे खर्च अधिक, काफी अधिक खर्च उस पर करना पड़ता है। इस पूरे घटना को जिसमें हम मशीन में ब्लड डाल के उसको हम उसमें से यूरिया, यूरिक एसिड या दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को निकालते हैं, हटाते हैं किसी व्यक्ति के ब्लड से, डायलिसिस कहते हैं।
तो डायलिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर या मशीन के मदद से किसी के ब्लड से हानिकारक नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह और दूसरे कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं। अब जो उसमें फ्लूइड होता है उसका नाम है डायलाइजर फ्लूइड। वो आपके ब्लड प्लाज्मा के जैसा ही होगा, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट या और जो अन्य वेस्ट है वो नहीं होंगे। अब मान लेते हैं आपके मन में अगर तो सर बार बार डायलिसिस कराने में क्या होता, कैसे करना पड़ता है? तो आपका जो बॉडी है ना उसमें सामान्यतः हम कहीं भी छेद करके ब्लड को निकाल सकते हैं, लेकिन हाथ का रीजन जो है ना वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वो एक हार्ट से नजदीक है और इसमें जो है ना ये बाकी अंगों के तुलना में मजबूत माना जाता है। जैसे पैर में बार बार छेद किया जाए तो पैर जो है ना वो थोड़ा कमजोर होने का संभावना रहेगा क्योंकि उस पर पूरे शरीर का वजन होता है नेचुरल रूप में। और हाथ जो होता है चूंकि नजदीक होता है तो फोर्स भी ब्लड का इसमें ज्यादा होता है, तो इसमें आर्टरी जो होता है ना उसमें हम पंप उसमें छेद करते हैं और आर्टरी से ब्लड को निकालते हैं और वो मशीन में डालते हैं। मशीन जो है ना पाइप के द्वारा जाता है, साफ होने के बाद जो ब्लड लौट के आएगा उसको वेन में डाल देते हैं और वो वेन लौट के फिर आपके पूरे बॉडी में घुमा देता है। अब डायलिसिस कितने दिनों पर करना पड़ेगा? ये आपके भोजन पर निर्भर करता है, आपके कंडीशन पर निर्भर करता है, आपका किडनी कितना डैमेज हुआ है या पूरा डैमेज हो चुका है क्या, इस पर निर्भर करता है कि आपको डायलिसिस कितना करवाना पड़ेगा, कितना बार करवाना पड़ेगा महीने में। क्या डायलिसिस के द्वारा हमेशा जिंदा रहा जा सकता है? देखो डायलिसिस में डायलाइजर फ्लूइड डालते हैं हम, बाहर से होता है वो, तो आपके बॉडी के जैसा नेचुरल नहीं होता है। इसको जब बार बार किया जाता है तो अंततः जो है ना वो आपके बॉडी को उतना ज्यादा साफ नहीं कर पाता है, बॉडी के ब्लड को उतना ज्यादा बढ़िया नहीं कर पाता है जैसा कि नेचुरल वो किडनी करता है। प्लस इसमें दर्द भी होता है और ये इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाता है। तो लोग इसके जगह पर किडनी ट्रांसप्लांट का बात करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट का मतलब होता है जिसका किडनी है उसको निकालकर, खराब हो गया है उसको निकालकर उसके जगह पर बाहर से नया किडनी डाल देना। इसमें ब्लड ग्रुप को मिलाया जाता है और सेल्स के जो है ना जेनेटिक कंस्टिट्यूशन को मिलाया जाता है, सेल्स के आपसी कोऑर्डिनेशन को मिलाया जाता है। समानता इसमें ब्लड रिलेशन वालों का किडनी ज्यादा अच्छा माना जाता है, जैसे माँ का, पिताजी का या बेटे का या बेटी का। हाँ, उसके बाद भाई है या बहन है। ये जो आपसी ब्लड रिलेशन वाले जो है काफी जो नजदीक है एक दूसरे के, माँ बाप है आपके नजदीक में, या आप भाई के नजदीक में हो या भाई आपके नजदीक में है या बहन के नजदीक में हो, बहन आपके नजदीक में है। मतलब ये जो फैमिली हम लोगों का होता है, माँ बाप और बच्चे, उनका आपसी जो कोऑर्डिनेशन होता है सेल्स का वो काफी मिलता जुलता होता है। इसलिए किडनी ट्रांसप्लांट में सामान्यतः हम लोग ऐसे रिलेशन वाले का ही किडनी लगाते हैं। लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट में एक समस्या है, क्योंकि किडनी हम अपने माँ का या पिताजी का या भाई का या बहन का किसी का भी लगाए, अगर वो नहीं मिले तो फिर बाहर से भी लिया जा सकता है। हाँ, कोशिश किया जाता है कि मिले कुछ, और दवा खाना पड़ता है रेगुलर क्योंकि वो बाहर से आया है आपके बॉडी के अंदर। अगर दवा नहीं खाएंगे हम तो क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है जिसमें WBC है और बॉडी के जो सेल्स है उसको किडनी को डैमेज कर देंगे, समाप्त कर देंगे जो बाहर से डाला गया है। इस कारण से किडनी ट्रांसप्लांट करवाने वाले व्यक्ति को रेगुलर दवा खाना पड़ता है और वैसे व्यक्ति का रोग प्रतिरक्षण तंत्र कमजोर हो जाता है, अतः उनके मरने का या उनको संक्रमित होने का संभावना ज्यादा रहता है। प्लस कुछ एक केसों में देखा गया है कि किडनी का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल भी नहीं रह पाता है। आपके देश में भी कई जो है ना नेता इसके चलते, किडनी ट्रांसप्लांट के चलते अंततः मर चुके हैं, जैसे सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली, उतने बड़े जो है ना वो आपके नेता थे ये लोग, और वो भी किडनी ट्रांसप्लांट के बाद सक्सेसफुल नहीं रह पाए बहुत दिन तक, कुछ एक साल तक जिंदा रहे। तो खैर किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो सकता है क्या, आपके मन में आ रहा होगा? हाँ है।
बशर्ते सेल्स जो है ना ठीक से मैच कर जाए और तो और वो क्या हो, वो रेगुलर जो है ना प्रिकॉशन ले, व्यक्ति जो है ना इन्फेक्शन वाले जगह पर कम जाए, धूल कण से बचे, दवा समय पर खाए, मास्क वगैरह का उपयोग ज्यादा करे। मास्क जो है ना इन्फेक्शन से बचाता है उस समय। तो ये आपको किडनी का बात हम बता रहे थे। अब किसी को अगर इससे एक बच्चा का क्वेश्चन है कि क्या हम एक किडनी पर जिंदा रह सकते हैं क्या? हाँ, एक किडनी पर आप लंबे समय तक जिंदा रह सकते हो और आराम से अपना नेचुरल काम कर सकते हो। लेकिन कुछ एक जो है ना, अगर उस किडनी को बचाना है, अपने लाइफ को लंबा समय तक ले जाना है, तो कुछ एक चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। पानी हम उचित मात्रा में पिए, और नाइट्रोजनस वेस्ट वाले जैसे मीट वगैरह है उसको कम से कम खाएं। दाल वगैरह का उपयोग भी उतना ही करें जितना कि हमको चाहिए, रोजाना ज्यादा ना करें, उपयोग जो है ना उसका ज्यादा ना करें। क्योंकि नाइट्रोजनस वेस्ट जितना ज्यादा बढ़ेगा, दवाएं हम अगर ज्यादा खाएंगे, या और जो दूसरे आपके केमिकल्स हैं उनका उपयोग अगर हम ज्यादा करेंगे, तो किडनी जो है ना, एक किडनी ज्यादा दिन तक नहीं काम कर पाएगा। नहीं तो सामान्य जीवन को एक किडनी पर जिया जा सकता है। और वो जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है सामान्य रूप में, उसमें एक ही किडनी का ट्रांसप्लांट किया जाता है, दोनों किडनी नहीं डाला जाता है। आपके देश में भी कई राजनेता हैं जो थे, जो आपके एक किडनी पर कई साल तक या अपने जीवन को जिया उन्होंने। अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी इसमें एक उदाहरण माना जाता है। और कई लोग हैं जो सिंगल किडनी पर कई सालों तक जिंदा रहे या अपने जीवन काल को पूरा किया। मतलब मान के चलिएगा इसमें कि किडनी ट्रांसप्लांट में सामान्यतः दोनों किडनी नहीं लगाया जाता है, केवल एक ही किडनी लगाया जाता है। तो एक किडनी पर हम आराम से जिंदा रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक किडनी पर जिंदा रह सकते नहीं रह सकते, आराम से रह सकते हैं। हाँ, कुछ रूटीन में चेंज करना पड़ेगा, भोजन के जो है ना हैबिटेट में चेंज करना पड़ेगा, और तो कुछ वैसा नहीं है। और किसी को कुछ प्रोसेस जो है ये समाप्त हो गया आपका। वो छोटा मोटा चीज था, डायलाइजर मशीन वगैरह हो तो आप देख लोगे, उसमें फिगर आपके बुक में होता है। कुछ समस्या हो तो अलग से भी पूछ सकते हो आप। और कुछ तो है नहीं यहाँ पर, हमको जो समझ में आ रहा है। आप क्या करो, पूरे के पूरे लाइव प्रोसेस नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। इसके बाद का जो भी चैप्टर है आपका, वो चैप्टर हम अगला दिन देखते हैं। लेकिन आप कोशिश ये करो कि सारा का सारा क्वेश्चन को अपने से लिख ले।